दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। द डीप टॉक शो में आज हमारे साथ है पायल, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ पेशे से वकील है। मैम, आपका स्वागत है जयदीप पत्रिका के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, आपका भी शुक्रिया इस मंच पे बुलाने के लिए। जी मैम। मैम, जैसे कि आपको पता ही है, जो हमारा विषय है वो है भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति। और आप लंबे समय से एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। इस दौरान आप महिला उत्पीड़न जैसे मामलों को हैंडल करती हैं। तो मैम बताइए, आपको क्या दिखाई देता है भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति? जी। अ, विषय एक तरह से सेंसिटिव है, महिला मुद्दा है, तो हम जैसे ही महिलाओं के बीच में रहते हैं, महिलाओं के साथ काम करते हैं। अ, मतलब पहले समय से लेकर के अब तक, जिसको हम मानवीय विकास की बात करें या फिर आधुनिक भारत की बात करें, या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि शहरीकरण की बात करें, तो वर्तमान परिस्थितियां महिलाओं की थोड़ी बदतर हैं बनस्पत पहले की बजाय। वो मेरा मानना है इसलिए कि एक समय था जब महिलाओं को एजुकेशन का भी हक नहीं था, अधिकार नहीं थे पढ़ने के, स्कूल जाने के, या फिर घरों से बाहर निकलने के, या फिर पर्दा प्रथा जैसी प्रथाएं थी, बाल विवाह जैसी कुरीतियां महिलाओं को झेलनी पड़ी हैं एक टाइम पे। जी। और सती प्रथा जैसे भी प्रचलन रहे हैं, हमारे समाज का ही हिस्सा है, उनको हम अभी नकार नहीं सकते। अगर लेकिन जैसे धीरे धीरे मानवीय विकास हुआ, वर्तमान परिस्थितियां बदलती गई, शहरीकरण हुआ, धीरे धीरे एजुकेशन की तरफ हम बढ़े। और अ, अगर मैं अपने शहर पानीपत की बात करूं, तो सबसे पहले यहाँ हाली पानीपती हुए जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की बात की, वो सामने आए। तो एक वो भी समय था जब वो महिलाओं को पढ़ने के लिए बात करते, बोलते, तो लोग मना कर देते, घर वाले ही मना कर देते कि महिलाएं पर्दे में ही अच्छी लगती हैं या घर का काम करते हुए अच्छी लगती हैं, उनका पढ़ने का कोई काम नहीं है, या वो शादीशुदा होकर अपने बच्चे परिवार बढ़ाएंगी, अगला घर संभालेंगी। तो ऐसी एक वक्तव्य हुआ करते परिवारों से महिलाओं के लिए। लेकिन पढ़ाई की शुरुआत हुई, और वो समय था कि हाली साहब पर्दा लगा करके पतला सा, जैसे दुपट्टा टाइप, बीच में पर्दा डाल देते, उस तरफ महिलाएं बैठती तो इस तरफ वो टीचर बैठते, हाली साहब, हाली पानीपति, जी जी। अल्ताफ हुसैन हाली। तो वो भी दौर था जब पढ़ाई की शुरुआत हुई, धीरे धीरे समय बदला, आगे आए, और आज आप देखिएगा महिलाएं की अ, समस्याएं वही हैं, लेकिन परिस्थितियां बदल गई, दौर बदल गया। समस्याएं ज्यों की त्यों है, बाल विवाह आज भी बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे हम काम करते हैं, जी बहुत सारे घरों में बड़ी लड़की के साथ छोटी लड़की की शादी कर दी जाती है। और बहुत सारे परिवारों में ये भी चलन है, गरीबी के चलते पालन पोषण नहीं कर पाते वो अपनी बच्चियों का। असुरक्षा का समाज है, असुरक्षित है महिलाएं, उसकी वजह से बहुत सारे कारणों के कारण वो जो है शादी करके दूसरे घर की जिम्मेवारी इसको दे देते कि किसी और घर में उन बच्चियों को संरक्षण मिलेगा, संभाल लेंगे। इस तरह से उनकी एक समझ होती है परिवार की भी। तो वो जो है धीरे धीरे दौर बदला, और समस्या ज्यों की त्यों है, शादी आज भी होती हैं। कारण बदल गए, पहले एक प्रथा के रूप में माना जाता था, लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं, गरीबी है, असुरक्षा का माहौल है, लड़कियां बाहर सुरक्षित नहीं हैं, दो लड़कियां हैं, तीन लड़कियां हैं, वो असमर्थ हैं उस परिवार का पालन पोषण करने में, तो वो शादी को अल्टरनेट समझते हैं कि दूसरे घर में चली जाएगी बेटी जो है। तो धीरे धीरे शहरीकरण हुआ, कॉलेज आए, स्कूल, यूनिवर्सिटी, आज जो है लड़कियां एजुकेटेड है, हायर एजुकेटेड हैं। और गांव में भी आप देखिएगा बहुत सारी महिलाएं जो आपको घरों में खाली दिख जाएंगी, जो कुछ नहीं करती, मतलब अ, वो अपने आप में ये मानती है कि हम कुछ नहीं करती, जबकि देखिएगा वो घरों को संभालती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, घर परिवार में अहम भूमिका निभाती हैं। जो एक तरह से बेगार माना जाता है, जिसको कोई दर्जा ही नहीं दिया गया, कि घर के काम को कोई दर्जा नहीं दिया गया।
वो शुरुआत जब से महिलाओं का विकास हुआ, मानवता आगे बढ़ी और खेती की शुरुआत करने वाली महिलाएं थी। आज भी खेतों के अंदर महिलाएं काम करती हैं, घरों के अंदर महिलाएं काम करती हैं, बड़े बड़े दफ्तरों इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। आप देखिएगा उसका जो सैलरी स्केल है वो पुरुषों से कम है। जबकि पुरुषों को अगर 12,000, 35,000, 40,000 देंगे तो वो महिलाओं को आधे रेट में भी रख लेते हैं, महिलाएं काम कर लेते हैं, क्योंकि जी उसको जी। ये माना जाता है कि वो फ्री है, उसको कोई काम नहीं है, वो बेकार कर लेगी, तो उसको फ्री देखा जाता है एक तरह से। मैम आप जहाँ एनजीओ उपलब्ध है वो। मैम आप एनजीओ के माध्यम से घरेलू हिंसा, यौन शोषण, महिला उत्पीड़न जैसे मामलों को देखते हैं, तो इसमें आपको जो मुख्य बिंदु रहते हैं कि कारण उनके पीछे का क्या रहता है, कुछ अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। इसके पीछे का कारण तो मोटा मोटा कारण तो महिला पुरुष की जो गैर बराबरी है, जिसमें ये है कि महिलाओं को कमतर आंका जाता है। वो चाहे किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में हो, जित खेल कूद में हो, जो उनकी काबिलियत है उसको काबिलियत के आधार पे आंकलन ना करके सिर्फ ये आंकलन किया जाता है उसका कि वो सिर्फ महिला है। पहला दृष्टिकोण महिला की तरह से देखा जाएगा, जबकि उसको मानवीय तौर पे देखा जाए तो इंसान भी कम माना जाता है। पहला प्रायोरिटी इंसान की भी नहीं देते, पहली पहचान उस औरत की औरत होना है ना। तो वो जो पहचान एक मानवीय दृष्टिकोण की है कि वो इंसान है, इंसान बाद में देखेंगे, पहले उसको महिला के तौर पे देखा जाता है। तो घरों में शादी करके जैसे ही लड़की आती है परिवारों के बीच में, तो उसको मतलब नाकारा नाकामयाब समझा जाता है कि तुम तो कुछ कर ही नहीं रही हो, तुम्हें काम ही क्या है घर पे, और तुम दिन भर खाली रहती हो, तुम पड़ी रहती हो, तुम करती ही क्या हो। बच्चे का जो परवरिश है, जो पालन पोषण है, उसको पैदा करना है, या घर का तमाम काम है जो सुबह से लेकर के वो रात तक करती हैं, उसका कोई मतलब कोई दर्जा ही नहीं है, उस काम को कोई दर्ज नहीं करता। वो सिर्फ उसको खाली दिखाई देती कि उसके पास कोई काम नहीं है। जबकि पुरुष नौकरी करने के बाद घर आके तो रिलैक्स फील करता है, महिलाओं के लिए तो वो भी नहीं है। और जो पेट्रार्की है, जो पुरुष प्रधानता है हमारे से समाज में, जो एक तरह का वत्सवर है, जो पकड़ है महिलाओं पे कि उनको संचालित कैसे करना है, वो नौकरी करेंगी कि नहीं करेंगी, करेंगी तो वो किस फील्ड में जाएंगी, चॉइस मैरिज का मसला है, वो किससे शादी करेंगी या नहीं करेंगी, है ना। बहुत सारे जो जीवन के अंदर निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो महिला की नहीं है, वो बागडोर पुरुष के हाथ में आज भी। पिता या भाई तय करेगा उसको कहाँ और किस जाति और किस क्षेत्र में शादी करनी है। और फिर शादी के बाद पति तय करेगा वो नौकरी पे जाएगी या नहीं जाएगी, वो घर का बच्चे पालेगी, घर का काम करेगी या नहीं करेगी। सारी जो उसके जीवन की बागडोर है जो तय करता है, तो वो आज भी पुरुष समाज ही करता है और पुरुष के हाथ में ही है। आप देखिएगा घरों के अंदर तमाम घरों में महिलाएं जो हैं एक तरह से बंदी रहती हैं। हरियाणा के अंदर मैं काम करती हूँ, बहुत सारे गांव आज भी ऐसे हैं जहां महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा कम हो गई, खत्म हो गई। मतलब वो जी जी। घूंघट तो उतार दिया, लेकिन सर पे रखना है उनको, हम्म। है ना। घूंघट तो उतार दे, लेकिन दुपट्टा हमेशा उनको गले में डाल के रखना है, बिना दुपट्टे के वो बाहर नहीं निकल सकती। और अ, हरियाणा में तो खास घर का एक अलग सा माहौल है कि महिलाएं गेट में भी अगर खड़ी होंगी तो वो पूछ के ही निकलेंगी, जब पुरुष बाहर नहीं होगा, दूसरे पड़ोसी नहीं होंगे, आसपास पुरुष दिखाई नहीं देंगे। बैठकें बनी हुई हैं बल्कि अलग से, महिलाओं की अलग बैठकें बनी हुई है जहाँ महिलाएं बैठती हैं, महिला महिला के पास आएगी, लेकिन पुरुष की एंट्री नहीं है उन घरों में। आज भी पुरुष बाहर से दरवाजा खटखटाएगा, खांसेगा, इस तरह के इशारे देगा कि वो पुरुष है बाहर। तो वो महिला अंदर बिना गेट खोले पर्दा ढके ही, वो अपने आप में कई बार तो मैं देखती हूँ कि खास तौर पे हम जब फील्ड में जाते हैं कि हम्म। हम पूछते हैं घर में कोई है, तो वो महिला नकार कहती नहीं घर पे कोई नहीं है, जबकि वो खुद होती है। जी वो जी अपने जी। आप को मानती ही नहीं कि वो भी घर में है, या वो घर का कोई हिस्सा है। सदस्य है, या उसका एक हक है, अधिकार है। वो कहती है नहीं घर पे कोई नहीं है, मालिक नहीं है आज यहाँ पे, तो वो वहां से ही चले जाएंगे। पुरुष पुरुष का राइट नहीं है कि वो बैठेगा या कुर्सी पे उसके साथ बराबर बैठ सके,
अपने बात कर सके। तो आज भी वही का वही समाज है, वही बदलाव देखा है, दौर देखे हैं हमने कि एजुकेशन आ गई, जैसे कि हम बात कर रहे थे। दौर बदला है, परिस्थितियां और समय बदली है, लेकिन समस्याएं वही हैं। दहेज प्रथा वही है, लड़कियों की शादी आज भी बिना दहेज के नहीं होती। उल्टा बढ़ चढ़ के इसका बहुत भव्य रूप देखने को मिलता है कि पिता को बहुत सारा एफर्ट करके और लड़की की शादी में बहुत सारा दिखावा करना पड़ता है, अलग अलग तरह का दान दहेज देना पड़ता है, अलग अलग तरह की कारें। अभी हमारे पड़ोस में एक शादी हुई जिसको मैं देख रही थी कि गाड़ियों के नाम पे एक गाड़ी, ट्रैक्टर और बाइक, मोटरसाइकिल, मतलब साइकिल और सारी चीजें उसने जो है इस तरह से प्रदर्शित की हुई थी कि मैं अपनी बेटी को ये दे रहा हूँ। और उसको बड़े बहुत सारी समस्याएं आई उस लड़की का रिश्ता ढूंढने में, इसलिए कि वो लड़की गवर्नमेंट जॉब करती थी, हायर एजुकेटेड थी, उसके बराबर का कोई मिलना नहीं था उसको। अगर मिलेगा वो भी उसको ये कि सब कुछ दान दहेज जब तक दिया नहीं गया, उसकी पढ़ाई उसकी नौकरी से उसका कोई मतलब लेना देना नहीं था। लेकिन दहेज उसको क्या क्या मिला है, उसके कारण उसकी रिश्ता आया और शादी हुई। अब देखिए इस तरह के समाज में हम आज भी रहते हैं। समस्याएं वही हैं ज्यों की त्यों हैं, लेकिन उसका परिदृश्य दृष्टिकोण बदल गया। और थोड़ा थोड़ा मैं ये समझती हूँ कि समय भी हमें बदलने को मजबूर करता है, उसके अनुसार भी हमें मजबूरियों में बदलना पड़ रहा है। मैम, तो मैम एक एक क्या होता है, महिलाएं मतलब जो हिंसा उसके साथ होती है, जो उत्पीड़न होता है घरों के अंदर में, वो सह लेती है, तलाक नहीं ले पाती है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो दूसरी शादी भी नहीं कर पाती है। उसको डर लगा रहता है कि मेरे पिताजी की इज्जत मिट्टी में न मिल जाए, या जो पति था उसकी इज्जत मिट्टी में न मिल जाए, ससुराल वालों के डर, ससुराल वालों का डर, समाज का डर। ये क्यों? असल में ये जो आपने बात कही कि महिलाएं सह लेती हैं, वो अपनी मर्जी या इच्छा से तो सहती नहीं है। हम्म। कोई भी व्यक्ति, हालांकि अगर कोई जानवर भी होगा हम उसको मारेंगे तो वो अपनी इच्छा से नहीं सहेगा। और वो हम्म तो इंसान है, कोई अपनी इच्छा से अपने साथ हिंसा वायलेंस कैसे करने दे सकता है? हम्म कैसे वो उस चीज को लाइक कर सकता है, पसंद, कि मेरे साथ हिंसा हो, या मैं हिंसा पसंद करती हूँ? हिंसा तो किसी को पसंद नहीं है। हम्म बावजूद इसके जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, महिला डिपेंड है, वो पति पे हो, पिता पे हो, भाई पे हो, ससुर पे हो, तो वो घरों के अंदर डिपेंड हो, दो पैसे कमाना नहीं जानती है, तो उसके साथ हिंसा के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष को भी ये लगता है कि ये कहाँ जाएगी, क्या कर लेगी, कर ही क्या लेगी। तो इस तरह से एक हिंसा हिंसा जो है वो उसकी मानसिकता बनी होती है, एक मतलब तय कर लेता है कि इसके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, तो वो भी है। और ये जो आप बात कर रहे थे कि महिलाएं सह लेती हैं, देखिए हमारा समाज ऐसा है जहाँ इज्जत के नाम पे बहुत सारी घटनाएं आज भी होती हैं। आप देखिए चॉइस मैरिज के बाद यहाँ ऑनर किलिंग आम बात है, हरियाणा के अंदर बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी रोहतक में एक लड़की की जो घटना आपने देखी होगी, भाई द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, घर में घुस करके उसके देवर को गोलियों से भून डाला, जबकि वो अच्छे हंसी खुशी से रह रही थी परिवार में, अपने बच्चा पैदा कर लिया था, ठीक ठाक से उसका पति कमाता था। लेकिन उस इज्जत के नाम पे उनको बर्दाश्त नहीं था कि अपनी मर्जी से शादी कर कैसे ली, चॉइस मैरिज कैसे कर ली। तो हिंसा का जो ये मानसिकता है, जो दृष्टिकोण है, वो बहुत व्यापक दायरा है उसका, बहुत तरह से की जाती है, अलग अलग, सिर्फ ये मान करके कि वो महिला, उसको कोई अधिकार नहीं है, कैसे अपनी चॉइस से शादी कर ली, कैसे अपनी मनमर्जी से नौकरी चली जाएगी, कैसे ये जो है तय कर लेगी कि उसको कैसा जीवन जीना है, कैसा खाना है, क्या पहनना है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ वो कंफर्टेबल फील करती है। तो ऐसा उसको अपने तरह से निर्णय लेने का नहीं है, तो उसकी वजह से हिंसा होती है। और महिलाओं के पास एक तो अपना कोई घर, जैसे कह लेते हैं ना कि कोई घर संपत्ति, नहीं है, संपत्ति नहीं है। वो बनी हुई है कि संपत्ति का मसला है। अगर वो अपने परिवार से हिस्सा मांगती है तो बाप ये कह के कि इस पे बेटे का अधिकार है, वो तो आ, मतलब बेटा ही हमारा उत्तराधिकारी है, लड़कियों का कुछ हक नहीं बनता, तो वो देखिएगा आप किस तरह से कानून बनाना पड़ा इसको, पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार के लिए 2005 के अंदर अलग से लेके आना पड़ा। और दूसरा आप देखिएगा, अगर वो ससुराल में आकर के ये डिमांड करती हैं कि
मेरा हक है, घर के अंदर राइट है, खर्चा है, तो कानून की बहुत लंबी प्रक्रिया उसको झेलनी पड़ती है, इसलिए कि उसका राइट है या नहीं है उसको दर्ज कराने के लिए। अ, अ, मतलब जो उसको गुजारा भत्ता है उसके लिए सालों सालों इंतजार करना पड़ता है कोर्ट में, तब जाके उसको 2 या 3 हजार रुपए गुजारा भत्ता तय करती है। कोर्ट जो है दिलवाती है, वो भी अगर पति कहीं एम्प्लॉय है, कहीं काम कर रहा है, वो इसको प्रूव कर पाती है तब। अदरवाइज तो कहीं कोई गुजारा भत्ता नहीं देते। तो घरों के अंदर जब हम हिस्से की बात करते हैं राइट के, वहां इतनी हिंसा, इस तरह का माहौल होता है कि रहना दुभर हो जाता है, हम रह ही नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं वो जब कानून की प्रक्रिया को जान लेती है, समझ लेती है, और सामाजिक दबाव, ये जो एक तरह का कलंक माना जाता है कि पति के साथ नहीं रही, पति से अलग अकेली रह रही है, इसके तो बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, वो जो एक तरह से महिला होने के नाते उसको सामाजिक जो दबाव शोषण उसके झेलना पड़ता है, वो अलग तरह से। तो वो जो सारा कुल मिलाकर के स्टेप लेने की जब बात आती है कि तलाक की, मैं अपनी चॉइस से मैरिज भी कर सकती हूँ या तलाक भी ले सकती हूँ, तो वह महिलाएं पीछे हट जाती है कि आगे का जीवन जो है बहुत दबाव में जीना पड़ेगा, बहुत ही खराब हो सकता है, इससे भी ज्यादा सामाजिक दबाव ज्यादा बन जाता है, तो इस वजह से वो चुप रहती हैं, शादी तोड़ने की बात तो बहुत ही कम करती हैं। और ऐसा सोच भी ले, अपने घर में दर्ज भी करा दे, तो उनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं रिश्ता तोड़ लेते हैं कि अब तो तुम हमारी नहीं मान रही है, अगर उस घर में नहीं रहते तो हम हमसे भी कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा देखने में मिलता है सर। इसके अलावा मैम, महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक समानता कैसे मिलेगी, या इसके लिए क्या काम किया जा सकता है, और आप कौन से काम कर रहे हैं? जी। अब राजनीतिक तौर पे शुरू से ही हमारे जैसे बहुत बार मुद्दा भी रहा है कि संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण की जब हम बात करते हैं, है ना। तो जब सरकारें सत्ता में आती हैं या वोट होते हैं, उस समय आप देखिएगा महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है। हम्म। और बिहार के अंदर 10 हजार रुपए हर इलेक्शन के अंदर आप देखिएगा महिलाओं को मुद्दा बना के, महिलाओं को डेवलप करने के नाम पे, उनको रोजगार देने के नाम पे, उनको सशक्त बनाने के नाम पर लाडो लक्ष्मी योजना लाई जाती है, आपकी बेटी हमारी बेटी, जन लक्ष्मी। तो जी इस जी तरह की योजनाएं जो है सरकार इलेक्शन में आने से पहले टारगेट करती है और महिलाओं को ही मुद्दा बनाती है, क्योंकि बड़ा वोटर है, 50% है महिला, जी है जी ना, हिस्सा है। जी तो सिर्फ वोट के लिए आप महिलाओं को दर्जा देते हैं, सत्ता जब आपके पास आ जाती है तो फिर आप उन्हीं महिलाओं को, बेरोजगारी देख लीजिए, चरम पर है आज। हर एक महिला पढ़ी लिखी है, हायर एजुकेटेड है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, इसकी वजह से वो हिंसा सहनी पड़ती है, वो पीड़ित है, उनके पास कुछ है नहीं वो जिससे अपना गुजारा कर ले, अपना जीवन चला ले। और साथ साथ राजनीति के अंदर पहले दौर में तो जैसे महिला को सिर्फ महिला ही माना जाता था, मतलब एक पर्दा जो था वो था, तो वो धीरे धीरे खत्म हुआ, आज इलेक्शन लड़ती हैं, आती हैं, लेकिन जिस तरह का उनको सपोर्ट चाहिए होता है सरकार से, समाज से, या उनको बढ़ावे की जो जरूरत है, मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं, वो तो ना के बराबर है, कहीं भी नहीं मिलता परिवारों से। अगर महिला इलेक्शन लड़ने की बात कर दे कि मुझे एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, तो आप देखिएगा अगर रिश्ते टूट जाएंगे। कैसे तुम एक नेता बन सकती हो, कैसे तुम इतना मतलब बड़ा सोच सकती हो, ये काम तो पुरुषों का है, तुम्हारा काम नहीं है राजनीति में आना। और हरियाणा के अंदर आप सिर्फ सरपंच को ले लीजिए, अगर छोटे हम पंचायत से शुरू करते, बहुत सारे गांव के अंदर महिला सरपंच है, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं बोर्ड पे, पहले मोटे मोटे अक्षरों में पति का नाम लिखा होता है और बाद में उसका छोटा सा एक नाम पीछे लिखा होता है। जब भी शपथ ग्रहण की बात हो, मेयर के साथ किसी मीटिंग की बात हो, तो वहां पुरुष ही लेने आते हैं, पुरुष ही उनकी जो है कार्यभार संभालते हैं, कहीं दिखाई नहीं देती, महिला गौण हो जाती हैं। तो कहीं कहीं तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि फीमेल कैंडिडेट जहाँ से सरपंच हैं। तो छोटे लेवल से लेकर के ये बड़े संसद तक, सत्ता तक जो है, महिला को महिला होने का जो एक बोझ झेलना पड़ता है, दंश जो एक समाज में गैर बराबरी है, वो चलती रहती है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो वो नीचे सतल से शुरू होके ऊपर के सतर तक वही दृष्टिकोण मिलता है। और
संसद जी में आप गिनती के देख लीजिएगा, महिलाओं को अगर आंकड़ा जी जी करते हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं आज हमारे यहाँ सांसद हैं, है ना। जी और जो सांसद हैं उनका अगर जीवनी ले लेंगे तो उनको क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री तक पद की जब बात आती है तो सबसे पहले ये आंकलन कर लिए गए कि यह महिला है, यह विदेशी है, ये बाहर से है, तो इसको जो है मुख्यमंत्री पद नहीं, उसके काबिल नहीं है। जी तो जी हमें अल्टरनेट किसी और को दिखाना पड़ा। तो मैं पार्टी का नाम क्या ही लूंगी, लेकिन जी जी आपके जी। सामने है हमारे देश की मैम राजनीति। एक और चीज, तो एक और महिला चीज। empowerment। जी, एक और चीज दिखाई देती है मेट्रो सिटी में खासकर, समानता के नाम पर या बराबरी के नाम पर महिलाओं में नशा, चाहे वो पब में जाना हो या सिगरेट पीना हो, दारू पीना हो, इसको महिलाएं समानता मानती हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि आप नशा कर कर अपने आप को बराबरी का अधिकार नहीं दिला सकते हैं। बराबरी का अधिकार होता है कि आप, आपके पास संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। आपको शादी के बाद जो आपके परिवार में फैसले लिए जाते हैं उसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए। ये समानता है। जी, इसको आप कैसे देखते हैं जो ये समानता के नाम पर नशे में महिलाएं डूबती जा रही हैं? जी, दरअसल महिलाएं भुक्तभोगी हैं, वो भुगत चुकी हैं। हम्म वो पर्दे में रहना, वो बंदिशें, वो पाबंदियां, तमाम तरह की जो लड़की होने के नाते महिलाओं पर लगाई जाती हैं हम्म घरों से ही। जैसे ट्यूशन या घर से दूर बाहर पढ़ने की बात आती है तो लड़के को पूरी आजादी है, वो कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। परंतु महिला अगर ये कहती है कि मुझे बेंगलोर जाके पढ़ाई करनी है, मुझे लंदन या कहीं और स्टेट में पढ़ाई करनी है, तो वहां बैन होता। परिवार उस तरह से उस पर पैसा भी लगाना ठीक नहीं समझता। जी जी तो वो मानसिक कुंठा कह लीजिए इसको, या फिर वो कुंठित हो जाता है जब व्यक्ति। तो उसको जैसे ही वो घर से बाहर आए एकदम से उसने बदलाव देखे कि ये एक दौर है, जैसे दिल्ली जैसी सिटी ले लीजिए, चंडीगढ़ जैसे शहर ले लीजिए, जी जहां लड़कियों को आजादी के नाम पे वो कहीं भी घूमने फिरने जा सकती हैं, देर रात तक क्लब पब नाइट में जा सकती हैं, या किसी भी चॉइस के व्यक्ति के साथ अपने जीवन को जी सकती हैं। एक स्पेस है वहां महिलाओं के पास। और जिनके पास स्पेस नहीं रहा, वो एकदम से जब जाती हैं तो बड़े बड़े शहरों के अंदर उसके आसपास का जो वातावरण है, वहां उस लड़की पे पूरी नजर होती है, गौर होती है कि जो नशा सप्लायर हैं, जो हमारे पूरे सिस्टम का हिस्सा है, वो सॉफ्ट टारगेटेड होती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है झेल चुके हैं। उसको जरा सा पुश करने की जरूरत होती है कि थोड़ा सा कर लो, तुम एंजॉय करोगी, है ना, हल्का सा, कुछ नहीं जाएगा इसमें, कुछ नहीं होने वाला। तो वो एंजॉय के नाम पे जब वो नशा एक तरह से उसको पहली बार करती है या सिगरेट पी रही होती है या ड्रिंक कर रही होती है, तो उस समय वो पाबंदियां, वो जो चिंता थी उसको अपनी महिला होने के नाते, वो दिमाग से निकल जाती है उस नशे के कारण। तो वो उस टाइम फुल एंजॉय करती है, खुल के जीवन को जी सकती है। तो धीरे धीरे इस तरह की चीजें आदतों में शुमार हो जाती हैं, तो उसको लगता है यही बराबरी थी। अगर पुरुष नशा करता है तो मैं भी कर सकती हूँ, पुरुष अगर कहीं जा सकता है तो मैं भी जा। तो वो एक विद्रोही टाइप कह लीजिए। दिमाग में जब विद्रोह की बात आती है तो विद्रोह के कारण लोग जो हैं तमाम तरह के इस तरह के गलत जो गाइडलाइंस है उसमें चले जाते हैं, या गलत दिशा में कह लीजिए। जबकि आप का सवाल था कि हम कैसे देखते हैं इसको। बराबरी मतलब बराबरी हमें ये नहीं चाहिए कि पुरुष कैसा कपड़ा पहनता है, महिला कैसा कपड़ा पहनती है, पुरुष क्या क्या अपने जीवन में जीने के लिए तमाम चीजें करता है, या हमें क्या करना चाहिए। वो तो एक चॉइस का मसला है कि आप पसंद क्या करती हैं, आपके दिमाग में क्या क्या क्रिएटिविटी है, आप में किस तरह की काबिलियत है, उसको पहचानना, उसको सिस्टमेटिक दिशा देना, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत फैसला होता है और उसका कदम होता है। परंतु आसपास का माहौल, वातावरण उस पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, जिसके कारण वो महिलाएं जो हैं, जब वो संपत्ति में अधिकार के लिए इतना लंबी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है उनको, जबकि कुछ हासिल नहीं होता, समाज से कट ऑफ हो जाता है, उसको एक कलंक का रूप माना जाता है। चॉइस मैरिज की जब वो बात करे, उनको इस तरह से बात की जाती है, उनको अलग तरह से देखा जाता है, या फिर जाति के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, यहाँ तक कि परिवारों में अब तो ये है, अगर वो पत्नी पति से थोड़ा ज्यादा कमाती है तो उसको वो भी एक बोझ झेलना पड़ता है कि तुम अपने पति से कैसे ज्यादा कमा लेती हो, तुम्हारा पति तो निकम्मा है, निठल्ला है, वो तो काम नहीं करता, तुम ही करती हो, तुम घर चलाती हो।
तो वो सारे का सारा इर्द गिर्द उसको झेलना पड़ता है। तो इस सारे के अंदर जो दिमागी स्थितियां हैं, उन स्थितियों में कहीं ना कहीं मानवीय जो हमारी गुण हैं, कह लीजिए, ये जो संवेदनाएं हैं, वो दबी हुई होती हैं। और जब उनको थोड़ा सा भी स्पेस मिल जाए तो कई बार बार जो है गलत दिशा भी मिल जाती है, हो जाती है। तो इस तरह से चॉइस से लाइफ स्टाइल की बात है, उसमें दिशा तय करना हमारा पर्सनल व्यू है। और आजादी के नाम पे वैचारिक आजादी, विचार का बड़ा होना, समझ का बड़ा होना, एजुकेशन का बड़ा होना और ज्ञान अर्जित करना हमारा जो है बराबरी का ही रास्ता है। और इसके अलावा अगर हम और रास्ते को कहें कि देर रात तक हम भी कहीं रहेंगे या सिगरेट पिएंगे, तो वो मुझे लगता है नशा तो पुरुष के लिए बराबर हेल्थ को खराब करता है, और औरत के लिए भी बराबर की हेल्थ जी खराब जी करता है। जी। उससे ऑर्गन खराब होंगे, वो चाहे पुरुष हो वो चाहे औरत हो। तो जैसा सहमत सहमत। समाज, जैसा माहौल हम दे पाएंगे अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, स्वस्थ समाज अगर हम चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास खुद ऐसा हेल्दी माहौल बनाना पड़ेगा। लड़कियों को घरों से ही इस तरह का स्पेस देना होगा जहाँ वो कंफर्टेबल फील कर पाए, जहाँ उनका जो करने को मन कर रहा हो वो खुल के कर पाए हमारे साथ ही। मैम इसके अलावा एक सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर आजकल जिस तरीके के केस सामने आ रहे हैं, चाहे वह मतलब भाग जाना हो, या सीमा हैदर जैसे केस हो कि पाकिस्तान से भारत चले आ जाना, और यहीं से भारत से पाकिस्तान चले जाना। इसके अलावा महिलाओं के द्वारा अंग प्रदर्शन करना सोशल मीडिया पर, मतलब कि किस तरह की मतलब एक माहौल बन रहा है, सामाजिक माहौल बन रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये असल में सोशल मीडिया और उसका सही उपयोग जो है, जिसको हम्म हम कहते हैं, सोशल मीडिया से बहुत सारे हमें काम मिलते हैं, हम्म। हम इससे आगे बढ़े हैं, जिसको हम शहरीकरण कह रहे हैं। जो वर्तमान स्थितियां पैदा हो रही हैं, बहुत सारे रोजगार का मसला है, वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोवाइड हो रहा है। देखिए, पहले हमें किसी की मृत्यु हो जाया करती तो हमें उसका जो मैसेज भी पहुंचाने में कई कई दिन लग जाया करते। जी जी और आज हम इस दौर में हैं कि बैठे बैठे हम ऑल वर्ल्ड में कहीं भी इस तरह की जूम मीटिंगों के माध्यम से आप और हम बात कर रहे हैं और जुड़े जी हुए हैं। जी जी इसका जो उपयोग है, के उपयोग की बात करें तो उसमें थोड़ा आजकल जो है मिसगाइड हो रहे हैं बच्चे, है ना। तो सोशल मीडिया मुख्य कारण है कि एकदम से स्पेस मिल जाता है आपको, एकदम से आप जो है पब्लिसिटी पाने के लिए कह लीजिए, या जो काम अ, हमें मुश्किल लगेगा, कि अगर मुझे अपना कोई पहचान बनानी है कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरे क्या क्या काम है, उसको देने के लिए आज मुझे जगह जगह दर दर नहीं जाना पड़ेगा, किसी को, लोगों को कुंडी खटका के तो बताना नहीं पड़ेगा। अब क्या है, फोन है मेरे पास, जैसे टिकटॉक आया, अब देख लीजिए इंस्टा आया, फेसबुक आदि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जी जी जिसपे मैं सिर्फ अपनी एक वीडियो डालती हूँ तो मैं पब्लिसिटी बटोर सकती हूँ, मतलब लोग मुझे जान सकते हैं, वो जो जी पहचान की बात है। और आदमी जो प्राथमिकता देता है ना अपने जीवन के अंदर, जी। वो मुख्य रूप से उसकी जो अंदर से इच्छा होती है, प्राथमिकताएं होती हैं उसकी, यही होती है कि खूब सारे लोग उसको जाने, खूब हम्म सारे लोगों में उसकी पहचान हो, उसको हम्म। पब्लिसिटी मिले। तो वो जो पब्लिसिटी पाने के लिए फिर धीरे धीरे कई बार हम जो हैं दिशा जो भटकने का काम कह सकते हैं मीडिया के माध्यम से। हम्म। तो एक वीडियो डाली, दो वीडियो डाली, अगर किसी का आज देखिएगा वर्तमान जो समाज है उसमें पुरुषों को देखने का जो इच्छा है, जो ज्यादा एक लालच है, वो जी यही लालसा है कि महिलाएं कम कपड़ों में दिखाई दे। जी महिला जी अंग प्रदर्शन कर रही है तो उसको बहुत खूब सारा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उसको पसंद करेंगे। जी तो वो उनका मानसिकता भांपती है, वो जी। भांप गई है कि पुरुष चाह क्या रहे हैं। अगर वो हम्म। ये चाह रहे हैं थोड़ा हम कम कपड़ों में दिखेंगे तो लाइक ज्यादा आएंगे, तो वो धीरे धीरे अपना कम कपड़े करके लाइक पाने के लिए काम करे। लेकिन इसके पीछे भी पुरुषों का ही बढ़ावा है इस चीज को, कहीं ना कहीं महिला को लाइक करने में। बहुत सारी महिला महिला को लाइक नहीं करती हैं, कम करती हैं, और हम्म। पुरुषों के लाइक बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको। और अगर कोई बुजुर्ग महिला अपनी काबिलियत दिखा रही है, कोई काम करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसको अनलाइक करते हैं हम, फॉलो नहीं करते, हम देखेंगे
नहीं क्योंकि वो बुजुर्ग है। कोई यंग लड़की, कोई कम एज की लड़की, वो सिर्फ डांस भी कर रही है या फिर वो अपना कुछ चॉइस से कुछ कर रही है, तो उसको फटाफट लाइक करेंगे, धड़ल्ले से देखेंगे हम। तो वो जो समाज का भूमिका है ना उसको बढ़ावा देने में, तो वो उसकी ज्यादा है। और सोशल मीडिया फिर उसका उपयोग तो लोग करेंगे ही जिस तरह से उसको रास्ते नजर आएंगे। तो मैम इतना ही इसके कहना इसके चाहूंगी। इसके अलावा जो प्रेम विवाह होते हैं या लव मैरिज होते हैं, बहुत कम हो रहे हैं हमारे समाज में। अब होते भी हैं तो उसमें डर रहता है, आपने खुद ही बताया कि ऑनलाइन का मामले बढ़ रहे हैं। तो जो ये प्रेम विवाह को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, या अगर कोई करता है तो उसको क्या सेफ्टी मिल सकती है सरकार के द्वारा, थोड़ा सा इनको बताइए इस बारे में। जी, ये अभी हम कहें कि हम बढ़ावा देंगे या आप देंगे या कोई समाज, तो हम्म। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि धीरे धीरे जो जाति प्रथा खत्म हो रही है। लड़कियों का जो हम्म। सेक्स रेशियो है वो लड़कों से कम है। हम्म। तो जो मजबूरी जो है हम्म। वो इसको अपने आप बढ़ावा दे रही है। बहुत सारे गांव जो हैं आज, अ, अब जैसे 20% लड़के अनमैरिड है जिनकी शादियां ही नहीं हो पाती। हम्म। अगर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ढूंढते हैं, मैरिज.com पे जाकर के इधर उधर, या हम्म। फिर वो बिचौलिया रिश्ते के नाम पे बहुत सारा धन मांगता है, लाखों रुपए मांगता है कि मैं आपकी बेटे का रिश्ता करवा दूंगा। वो सेक्स रेशो कम होने की वजह से, लड़कियों की जो कमी है वो दिखा रही है कि अब आपको बढ़ना होगा, आपको पुरानी परंपराओं से आगे बढ़ना होगा। हरियाणा के अंदर देखिएगा आप, बहुत सारी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, आदि आदिवासी इलाके हैं, वहां से खरीद करके जो महिलाएं लाई जाती हैं परिवार चलाने के लिए, वंश हम्म। बढ़ाने के लिए, फिर आके घरों में पत्नियों का दर्जा है उनको, ठीक से वो जीवन जीती हैं उसी तरह का, हम्म। है ना। तो फिर अब जब लड़के खुद से अगर बिना पैसा लगाए अपनी चॉइस से किसी दोस्त को, किसी मित्र को, अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ वो कहीं देख लेते हैं कि इसके साथ मेरा लाइफ सही निकल सकती है, तो माँ बाप भी ऑब्जेक्शन करना बंद कर देते, क्यों, पैसे ही शादी नहीं हो रही थी, हम्म। उनकी मजबूरी हो रही थी। ये तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और बहुत सारे मामलों में जहाँ इज्जत के नाम पे घटनाएं होती हैं, वहां सिर्फ लड़कियों की, लड़कों को देखिएगा आप, अगर हम्म। चॉइस मैरिज के लिए लड़का यस करता है, कहीं ढूंढ लेता, तो उसको अलाउ हो जाता है, वो अलाउड है, वो कहीं से भी किसी भी कास्ट की रख लेंगे। पर जहाँ लड़की की बात आती है तो वो उनके लिए इज्जत का मसला है। तो लड़कियों के लिए चॉइस मैरिज थोड़ा कठिन है। परंतु बात तो बराबरी की अगर हम बात करेंगे, लड़की की शादी लड़के के साथ होगी, लड़के की लड़की के साथ होगी, तो जी दोनों का तालमेल आपस में एक सामंजस्य है। और दोनों को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। जी जी। अगर पिता ऑब्जेक्शन करेगा तो अपने लड़के के लिए फिर करेगा, हम्म। लड़की के लिए करेगा। तो ऐसे ही दोनों में कहीं ना कहीं ये कम होती जा रही हैं अपने आप, जो है वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके दौर से बदलाव अपने आप ही आ रहा है। मतलब रेशो कम होने की वजह से, आधुनिकता के नाम पे बहुत सारी लड़कियां एजुकेटेड है, पढ़ गई, वो उसके लेवल का लड़का जब ढूंढना होता है बहुत कठिनाई आती है उस जाति के अंदर, खास करके जो मिडिल क्लास लोग हैं, या फिर मैं कह दूं कि जिनको हम अल्पसंख्यक या फिर जी मतलब जी। है ना, जाति आधारित जो जी जी। निम्न वर्ग है। तो आप मैं उसमें अगर वो लड़की हायर एजुकेटेड है, वो डॉक्टर बन गई, वो एमएनसी कर लेती है, या वो किसी विषय पे कुछ प्रोफेशनलाइजेशन कर लेती है, तो आप देखिएगा उसको, उसके लिए उस जाति के अंदर लड़का ढूंढना बहुत कठिन काम हो जाता है, मिलेगा ही नहीं। तो जी जी। मजबूरन पेरेंट्स भी आएंगे, कहेंगे कि तुम यूं करो, अपने आसपास ही कहीं अपने जहाँ से तुम पढ़ी हो अपने दोस्त को किसी को देख लो, तो मजबूरी में कर देंगे। तो वो स्थितियां बदल रही हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले समय में जिस तरह से आप देखेगा। और लव मैरिज जो है, वो चॉइस मैरिज का जो मसला है वो थोड़ा आमतौर पे देखा जाए तो सक्सेसफुली भी रहती है, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक दूसरे का नेचर पता होता है मैं मेरा अंतिम और एक सवाल है, दूसरे। मेरा अंतिम सवाल है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसका जवाब दीजिए, समय कम है। कि भारत में एक जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था में हर जाति में महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा है। चाहे वह ब्राह्मण जाति हो या राजपूत जाति हो, या और जातियां हो। ब्राह्मण एक वर्ग है, राजपूत भी एक वर्ग है। उन वर्गों में भी जो जातियां हैं, ऐसे ही जैसे एससी वर्ग है उसमें भी जो जातियां हैं, उन जातियों में भी महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण होता है। इसको आप कैसे देखते हैं?
ये जातीय शोषण ना हो करके जो महिला शोषण है वो ज्यादा काम जी करता है इन जातियों के अंदर भी। जी जी तो जी इसको तो एक ही लाइन में बताया जा सकता है कि वो जो उसको जातीय शोषण तो है ही है, वो जी पहले से ऑलरेडी है, जी वो झेल रही है, उसके अंदर भी उसको महिला पैदा होने के नाते से और ज्यादा झेलना पड़ता है। जी तो ये तो हमारे समाज का एक तरह से पुराने तौर की जो हिस्सा ही बना हुआ है, जातिगत जो हमारी व्यवस्थाएं बनी हुई है, व्यवस्था के अंदर महिला को भी झेलना पड़ता है, घरों के अंदर, परिवार और समाज में ज्यादा ही। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय जाति दिया। के होने की वजह से शोषण और बढ़ जाता है। एक तो पहले ही महिला है, फिर दूसरे अ, छोटी जाति से है, इस तरह से माना जाता है। जी 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 मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। बाकी हम आशा करते हैं कि भारतीय समाज में महिलाएं एक क्रांति करें, इस गैर बराबरी को खत्म करें और अपने हक अधिकारों को लेकर एक समानतावादी समाज का निर्माण करें। जी बिल्कुल सर। अगर स्वस्थ समाज की कामना करते हैं हम, या अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जब तक कोई, चाहे वो जातिगत गैर बराबरी है, महिला पुरुष की गैर बराबरी है, जब तक ये खाई हम भरेंगे नहीं, इसको कम नहीं करेंगे, तब तक हम स्वस्थ समाज की कामना नहीं कर सकते। तब तक ये जो क्राइम है, ये जो परेशानियां जिनको हम परेशानियां मानते हैं, ये और बढ़ती जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। ये तभी खत्म होंगी जब हम उन खाई को भर देंगे, दूर कर देंगे, तो अपने आप भी जो है एक स्वस्थ समाज पैदा किया जा सकता जी मैम, इसके लिए है। महिलाओं को धन्यवाद आप। जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी जी तब तक ये स्वस्थ समानतावादी समाज की स्थापना नहीं हो सकती है। थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आपका भी मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए, जी और मैम। इस अच्छी, एक अच्छे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।